हेलो दोस्तों, वॉरलॉक ऑफ द मैगस वर्ल्ड हिंदी डब वेब नॉवल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11 क्रॉस स्लैश। लीलिन उसके पंजे को अपनी तलवार से हटाने के बाद उसकी ताकत देखकर चौंक गया। क्रॉस ब्लेड ने हवा में एक चमकदार चाप बनाया। तुरंत बाद एआई चिप द्वारा गणना किए गए रास्ते का पालन करते हुए उसने सामने वाले डायवुल्फ की ओर वार किया। पियर्सिंग अटैक। क्रॉस ब्लेड टेक्निक फालिया फैमिली की पीढ़ियों से चली आ रही एक गुप्त तकनीक थी और इसका मुख्य बिंदु था शक्तिशाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग करके दुश्मन पर प्रहार करना। उस क्षण लीलिन ने अपनी कमर से ताकत लगाई। उसके हाथों में पकड़ी क्रॉस ब्लेड सीटी जैसी आवाज करते हुए हवा को चीरती हुई डायवुल्फ पर जा गिरी। पाश। लीलिन ने महसूस किया कि क्रॉस ब्लेड उसके मांस को भेद चुकी है और ऐसा लग रहा था मानो तलवार डायवुल्फ के शरीर में फंस गई हो। प्रहार की ताकत से उसका शरीर कांप उठा और उसने तलवार वापस खींचने की कोशिश की। हे! लीलिन ने दोनों हाथ पीछे खींचे। क्रॉस ब्लेड जोर से बाहर निकली और ताज़ा खून फव्वारे की तरह बह निकला। सामने वाला डायवुल्फ दर्द से चीख उठा। पता चला कि लीलिन का वार उसकी आगे की टांग के कमजोर हिस्से में जा लगा था। डायवुल्फ पीछे की ओर उछला और उसका एक पंजा लगभग बेकार हो चुका था। डायवुल्फ को भागते देख लीलिन की आंखें चमकीं, लेकिन उसने उसका पीछा नहीं किया। ज्यादातर दबाव ब्लैकरोब्ड नाइट्स उठा रहे हैं। अगर मैं डिफेंसिव परिमीटर छोड़कर उसका पीछा करने गया तो वह आत्महत्या के बराबर होगा। वैसे भी घायल डायवुल्फ अब दोबारा हमला नहीं कर पाएगा। या तो थोड़ी देर में मर जाएगा या अपने ही साथियों का भोजन बन जाएगा। बहुत बढ़िया, पास खड़े जॉर्ज ने जोर से प्रशंसा की। इस समय जॉर्ज के शरीर पर भी खून के निशान थे। उसका लड़ने का अंदाज आत्मविश्वासी और बेहद सुरुचिपूर्ण था, मानो वह हत्या नहीं बल्कि कोई प्रदर्शन कर रहा हो। फिर भी उसके अंदर अद्भुत ताकत थी। वह अकेले 2 डायवुल्फ्स का सामना कर रहा था और फिर भी कमजोर नहीं पड़ रहा था। नाउबियली फैमिलीज की सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक्स सच में साधारण नहीं है। लीलिन ने मन ही मन सोचा और फिर अपनी नज़र सामने के डायवुल्फ पैक पर डाल दी। मनुष्य और डायवुल्फ्स के बीच यह भयानक लड़ाई आधे घंटे तक चलती रही। सूरज धीरे धीरे डूब गया और घास के मैदानों पर अंधेरा छा गया। अब डायवुल्फ्स की आंखों से उदरी हरे रंग की चमक निकल रही थी। पूरा कैंपसाइट ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत चमकती आंखों से घिर गया हो। हा हा। लीलिन जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे खून के तालाब से निकालकर लाया गया हो। उसका चेहरा भी खून से लथपथ था, लेकिन उसे पहुंचने तक का समय नहीं था। हालांकि एआई चिप उसे डायवुल्फ्स को मारने और घायल करने के सबसे प्रभावी तरीके बता रहा था, फिर भी वह बुरी तरह थक चुका था। अगर मेरी यह हालत है तो बाकी एकोलाइट्स की हालत सोचने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ ब्लैकरोब्ड नाइट्स के पास अभी कुछ ताकत बची है, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। इस हालत में भी व्हाइट रोब मागी अभी तक क्यों नहीं हिले? लीलिन ने नजर घुमाई और देखा कि कैंपसाइट के बीच फीमेल एकोलाइट्स के बीच एक खाली जगह थी। वहां 3 व्हाइट रोब्ड लोग बैठे थे, जिनसे ठंडी और डरावनी आभा निकल रही थी। आसपास के एकोलाइट्स 3 मीटर के भीतर जाने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। डिफेंसिव रिंग के बाहर मौजूद डायवुल्फ्स का 1/3 हिस्सा मर चुका था। लेकिन फ्रंट लाइन पर लड़ रहे एकोलाइट्स की संख्या भी बहुत कम हो गई थी। ज्यादातर घायल थे और पीछे लड़कियां उनकी देखभाल कर रही थीं। अगर मैं डायवुल्फ किंग होता तो इतनी हानि के बाद पीछे हट जाता। अब बस आखिरी और सबसे भयानक हमला बाकी है। लीलिन की तलवार चमकी और उसने एक डायवुल्फ की टांग काट दी। उसी समय उसने जेब से कुछ बेरीज निकाली और मुंह में डालकर चबा गया। ये वे उपयोगी पौधे थे जिन्हें उसने यात्रा के दौरान इकट्ठा किया था। वे शरीर की ऊर्जा जल्दी वापस ला सकते थे, लेकिन अब वे लगभग खत्म हो चुके थे। आऊ! भेड़ियों की तीखी आवाज गूंजी, लेकिन इस बार उसका अर्थ अलग था। डायवुल्फ पैक और भी पागल हो उठा। वे अपनी जान की परवाह किए बिना आगे टूट पड़े। यह आ गया। आखिरी हमला। लीलिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने हाथों में क्रॉस ब्लेड घुमाई और आगे बढ़ गया।
बैंग! लीलिन ने महसूस किया कि एक भारी ताकत उसकी बाहों में दौड़ गई और क्रॉस ब्लेड लगभग उसके हाथों से उड़ गई। हमारे सामने वाले डायरवुल्व्स बाकी से लगभग 2 गुना बड़े हैं। लीलिन ने अपनी सुन्न बाहों की मांसपेशियों को ढीला किया। एआई चिप, सामने वाले डायरवुल्व्स को स्कैन करो। डायरवुल्व्स स्ट्रेंथ 2.3 एजिलिटी, 4.1 वाइटैलिटी, 3.1 डॉट। डिस्क्रिप्शन: डायरवुल्फ पैक में हमेशा कुछ ऐसे होते हैं जिनका शरीर बाकी से कहीं बड़ा होता है। इन्हें वुल्फ हेड के बॉडीगार्ड्स चुना जाता है। उनकी ताकत बाकी डायरवुल्फ से अधिक होती है और वे अपने लीडर के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं। डॉट। यह जानकारी उस अटलास से थी जिसे पहले वाला लीलिन कभी पढ़ चुका था और अब एआई चिप ने उसे याद दिलाया। कमाल है। लगता है डायरवुल्फ किंग इस बार सब कुछ दांव पर लगाने वाला है। लीलिन फिर उन विशाल डायरवुल्व्स से भिड़ गया। अपने पिछले जीवन में वह एक साइंटिस्ट था और उसे लगता था कि उसके अंदर का जोश मर चुका है। लेकिन इस आदिम दुनिया में डायरवुल्व्स को मारते हुए उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ जाग उठा है, जिससे उसका खून खौलने लगा। यह मेरे पुराने शांतिपूर्ण संसार जैसा नहीं है, यहाँ जीवित रहने के लिए पशु जैसी प्रवृत्तियां जरूरी हैं। हा! आओ! आओ! लीलिन ने अपनी फैमिली की ब्रीदिंग टेक्निक को बहुत ऊंचे स्तर तक साध लिया था। अब उसे केवल हत्या से मिलने वाले एनलाइटनमेंट की जरूरत थी, जिससे उसकी लाइफ फोर्स जागे और वह एक सच्चा नाइट बन सके। मारो! लीलिन की आंखों में हल्की लालिमा उभर आई जब वह पागलों की तरह डायरवुल्फ से लड़ने लगा। इस पल उसने खुद को पूरी तरह मुक्त कर दिया। हर वार के साथ वह अपने पिछले संसार में हुई मृत्यु का डर और इस अजनबी दुनिया में आने की बेचैनी बाहर निकाल रहा था। हा! लीलिन की आंखें चमकीं, मानो लड़ते लड़ते उसे कुछ समझ आ गया हो। उसके हाथों की क्रॉस ब्लेड नीचे की ओर गिरी और उसके साथ चांदी जैसी चमक निकली। जैसे ही तलवार नीचे पहुंची, लीलिन ने अपना शरीर मोड़ा और अपनी शक्तिशाली कमर की मांसपेशियों से बल लगाया। क्रॉस ब्लेड की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग करते हुए उसने एक और क्षैतिज वार किया। क्रॉस ब्लेड खुद मानो हल्की रोशनी छोड़ रही थी। दोनों बार आपस में मिल गए और एक चमकदार क्रॉस का आकार बन गया। क्रॉस ब्लेड टेक्निक, सीक्रेट किलिंग मूव, क्रॉस स्लैश। किलिंग मूव कई किलिंग टेक्निक्स का सार होता था, जो गहन कौशल से किसी की हत्या करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता था। हालांकि यह उन नाइट सीक्रेट स्किल्स जितना शक्तिशाली नहीं था जो सभी स्टैट्स बढ़ा देती थीं, लेकिन किलिंग मूव रखने वाला प्रिपैरेटरी नाइट फिर भी एक सच्चे नाइट के लिए घातक साबित हो सकता था। क्रॉस ब्लेड ने डायरवुल्फ के शरीर पर क्रॉस के आकार का गहरा घाव बना दिया। डायरवुल्फ दर्द से चीखा और उसके शरीर से लगातार खून बहने लगा। अब लीलिन की आंखें चमकी और वह आगे झपटा। एडवांस जंप स्लैश। क्रॉस ब्लेड हवा में लहराई और डायरवुल्फ का विशाल सिर धड़ से अलग होकर उड़ गया। आसपास के डायरवुल्व्स डर से पीछे हट गए और उनका हमला धीमा पड़ गया। यहां तक कि ब्लैक-रोब्ड नाइट्स भी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। लीलिन ने विशाल डायरवुल्फ के कटे हुए सिर पर पैर रखा और संतोष से दहाड़ उठा। हूँ! अब मेरा गुस्सा निकल चुका है। पीछे हटने का समय है। दहाड़ने के बाद लीलिन आगे बढ़कर और लड़ने नहीं गया। वह वापस डिफेंसिव पेरिमीटर में लौट आया ताकि उसकी जगह कोई ताज़ा डिफेंडर ले सके। मैं बेवकूफ नहीं हूं। अभी वाला किलिंग मूव बहुत ऊर्जा खा गया और मैंने अपने दिल के सारे नकारात्मक भाव भी निकाल दिए। अब ताकत बचाकर रखनी चाहिए। लीलिन ने कांपते हाथों वाली एक लड़की से पानी की बोतल ली और बड़े घूंट भरकर पीने लगा। पानी पीते हुए उसने अपनी बुद्धिमत्ता झलकाती आंखों को छिपा लिया। ब्लैक आर ऑप्स के अलावा मैंने सबसे ज्यादा डायरवुल्व्स मारे हैं। अब कोई मुझे फिर से फ्रंट लाइन पर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अब मुझे अपनी ताकत बचानी है और साथ ही व्हाइट रोब्स की कार्रवाई भी देखनी है। एआई चिप की गणना के अनुसार ब्लैक रोब्स के डिफेंस टूटने की 98% संभावना थी। डायरवुल्फ पैक पेरिमीटर तोड़ देगा और एकोलाइट्स में कैजुअल्टीज होंगी। उस समय चाहे व्हाइट रोब्ड मागी कितना भी बचना चाहें, उन्हें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। आऊ! डायरवुल्फ लीडर की लगातार आवाजों के साथ डायरवुल्फ पैक और भी उग्र हो गया।
अब जायंट बॉडीगार्ड डायरवुल्व्स सामने आ रहे थे। फ्रंट लाइन के एक एकोलाइट का गला फाड़ दिया गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब और इंतजार नहीं कर सकते। सीक्रेट स्किल्स एक्टिवेट करो, ब्लैक रोब एंजेलो चिल्लाया। उसी पल ब्लैक रोब्स के शरीरों से चरमराहट की आवाज आई और उनकी मांसपेशियां फूलने लगीं। एक नजर में वे छोटे दानव जैसे दिख रहे थे। यह आ गया। नाइट्स की सीक्रेट स्किल्स। लेलिन की आंखें बिना झपके उन्हें देख रही थीं। एआई चिप, डेटा कलेक्ट करो। बीप। टास्क एस्टैब्लिश्ड। डेटा कलेक्शन इन प्रोग्रेस। नाइट सीक्रेट स्किल, स्ट्रेंथ टाइप, एक्टिवेट होने के बाद वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ और डिफेंस बढ़ते हैं, एजिलिटी घटती है। स्क्रीन देखते हुए लेलिन को अफसोस हुआ। मैं अब भी नाइट्स की लाइफ फोर्स एक्टिवेशन को पूरी तरह नहीं समझ पाया। लेकिन अगर मुझे डिसेक्ट करने के लिए एक नाइट लेवल गिनी पिग मिल जाए तो शायद समझ सकूं। सीक्रेट स्किल्स एक्टिवेट करने के बाद ब्लैकरोब नाइट्स की ताकत और डिफेंस दोनों बढ़ गए थे। वे जायंट बॉडीगार्ड डायरवुल्व्स से तो बच रहे थे, लेकिन सामान्य डायरवुल्व्स के माथे पर अपनी जायंट सॉर्ड से सीधे वार कर रहे थे, चाहे उनके पंजे उन्हें घायल ही क्यों न कर दें। लेकिन जायंट बॉडीगार्ड डायरवुल्व्स की संख्या बढ़ने के साथ आखिरकार एक डायरवुल्फ डिफेंसेस तोड़कर एकोलाइट्स के बीच घुस आया। आह! मुझे बचाओ! पापा! मम्मी! मैं अभी मरना नहीं चाहता। चारों तरफ चीखें और रोना गूंज उठा। पूरा कैंपसाइट अफरातफरी में डूब गया। आखिरकार ये सिर्फ 13-14 साल के बच्चे ही तो हैं। लेलिन ने आह भरी। आऊ! मानो चेन रिएक्शन हो गया हो। एक और जायंट डायरवुल्फ डिफेंसेस तोड़कर फज अलायंस के इलाके में कूद पड़ा। लेलिन! आओ, इसे मिलकर मारते हैं। जॉर्ज की गर्दन पर गॉस बंधी थी। पता नहीं किस नोबल फैमिलीज यंग लेडी ने उसे बांधा था। वह इतनी मोटी पट्टी थी कि ऊपर से बो भी बंधा हुआ था। यह दृश्य देखकर लेलिन का हंसने का मन कर रहा था। जरूरत नहीं। मुझे क्रॉसबो दो। यह? जॉर्ज ने अपनी पीठ से क्रॉसबो उतारी और लेलिन को दे दी। मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। इन हरामियों की खाल और मांस बहुत मोटे हैं। अगर तुम इनके वीक पॉय एनटीएस पर निशाना नहीं लगा पाए तो। ओह! भगवान! धत्त! अध्याय 12। टेकिंग एक्शन। हवा की गति और तापमान की गणना जारी। ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेशन पूर्ण। आई चिप द्वारा निकाले गए ट्रेजेक्ट्री का पालन करते हुए लेलिन ने क्रॉसबो का ट्रिगर दबाया। वुश! शक्तिशाली क्रॉसबो बोल्ट हवा को चीरता हुआ निकला और उसके तेज रिकॉल से लेलिन की बाह हल्की सुन्न हो गई। पू! क्रॉसबो एरो डायरवुल्फ की बाईं आंख में घुसा और दाईं आंख से बाहर निकल गया। डायरवुल्फ ने 2 बार दर्द भरी चीख निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। इस तरह के हाई एक्यूरेसी काम में आई चिप के साथ मेरा फायदा सच में बहुत बड़ा है। क्रॉसबो बो जैसा नहीं होता, बस निशाना लगाओ और ट्रिगर दबाओ। कितना सुविधाजनक है। लेलिन ने पहले क्रॉसब्लेड घुमाने और अब क्रॉसबो इस्तेमाल करने के बीच का अंतर महसूस किया। लगता है मैं लॉन्ग डिस्टेंस अटैक्स के लिए ज्यादा उपयुक्त हूं। यह ज्यादा सुरक्षित भी है। बस अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि नाइट्स की लाइफ फोर्स कैसे एक्टिवेट होती है। क्या इसके लिए सच में किसी भयंकर लड़ाई का अनुभव जरूरी है? लेलिन ने पहले क्रॉसबो इस्तेमाल नहीं किया था। पहला कारण था अपने अंदर की भावनाओं को निकालना। दूसरा कारण था नाइट्स की लाइफ फोर्स एक्टिवेट करने की कोशिश करना। दुर्भाग्य से उसके पास आई चिप जैसा ट्रम्प कार्ड था, इसलिए वह कभी सच में जीवन मरण की निराशाजनक स्थिति में नहीं फंसा। स्वाभाविक रूप से वह उस भावना को अनुभव नहीं कर पाया जिससे लाइफ फोर्स जागती थी। लेलिन! बहुत बढ़िया! जॉर्ज ने अब प्रतिक्रिया दी और लेलिन के कंधे पर थपकी मारी। आज से यह क्रॉसबो तुम्हारा हुआ। तो धन्यवाद। लेलिन मुस्कुराया। अगर जॉर्ज कुछ न भी कहता, तब भी वह क्रॉसबो हासिल करने की कोशिश करता। ओह! लेलिन! लेलिन ने डायरवुल्व्स को मार गिराया। लॉर्ड लेलिन! लॉर्ड लेलिन!
जल्दी हमें बचाइए। इस समय और डायरवुल्व्स कैंप साइट में घुस आए और स्टूडेंट्स मदद के लिए लीलिन को पुकारने लगे। जॉर्ज की पहले से की गई तैयारियों की वजह से उनकी तरफ सबसे कम नुकसान हुआ था। जॉर्ज और लीलिन, ये दोनों प्रिपैरेटरी नाइट्स थे, इसलिए व्हाइट रोब्स के क्षेत्र के अलावा यह सबसे सुरक्षित जगह मानी जा रही थी। ऑरिन ने भारी सांस लेते हुए एक डायरवुल्फ के हमले को तलवार से रोका, लेकिन बहुत बड़ी ताकत उस पर पड़ी और उसके हाथों की क्रॉस ब्लेड उड़ गई। मैं अपने हाउस का उत्तराधिकारी हूं। मैंने अभी तक जिंदगी की बहुत सी चीजों का आनंद भी नहीं लिया। मैं यहां कैसे मर सकता हूं? ऑरिन गरजा। उसके आसपास के दो साथी पहले ही मर चुके थे। बाकी लोग या तो मर चुके थे या भाग गए थे। उसी समय लॉर्ड लेलिन की आवाजें उसके कानों में पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। सही है। फर्स्ट अलायंस के पास अभी भी ताकत है और लेलिन अभी कितना शानदार था। वह निश्चित रूप से मुझे बचा सकता है। ऑरिन ने और देर नहीं की और उसी दिशा में दौड़ पड़ा। लेलिन, लॉर्ड लेलिन, मुझे बचाओ। हूं। लेलिन ने क्रॉसबो तैयार की और आवाज की दिशा में देखा। तो यह ऑरिन है। इस समय ऑरिन बेहद दयनीय दिख रहा था। उसकी क्रॉस ब्लेड गिर चुकी थी, उसका पूरा शरीर घावों से भरा था और एक डायरवुल्फ उसका पीछा कर रहा था। अफसोस, तुमने गलत इंसान से मदद मांगी है। क्या तुमने सच में सोचा कि मैं इतना उदार हूं? लेलिन के होठों पर मुस्कान उभरी। क्या मागी इसी भाषा में चांट करते हैं? मैं जोखिम लेकर किसी को चुपके से मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। आसपास के डायरवुल्व्स लेकिन अगर मैं बस समय पर बचा न सकूं, किसी प्राकृतिक दुश्मन को सवाल भी नहीं उठाएगा। सेकेंडरी एनर्जी फायर की ओर देखा और एक चमकदार मुस्कान दिखाई। आदमी के हाथ में अचानक मुझे बचाएगा हुआ फायरबॉल प्रकट हो गया। जरूर बचाएगा। लेलिन के लेलिन की मुस्कान देखी और उसके तापमान कम से कम 1000 डिग्री था। वह और उसको लगातार उत्साहित करता हुआ और तेजी से भागने लगा। फायरबॉल जलती हुई लकीर छोड़ता हुआ डायरवुल्फ लीडर के दिल पर जा गिरा। उसी पल ऑरिन ने निराशा से देखा कि लेलिन ने क्रॉसबो चलाकर दूसरी तरफ के डायरवुल्फ को मार गिराया। लेलिन जोर से चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक पल के लिए ऑरिन का दिमाग खाली हो गया और उसका पैर पत्थर से टकरा गया। लोग विस्फोट की ताकत से जमीन पर गिर पड़ा। एक भीषण पीछे वाला डायरवुल्फ उसके साथ गर्म हवा की लहर फैल गई। उसके दांत धंसे और खून लगातार बहने लगा। पुई पुई। धन्यवाद। लेलिन जमीन से उठा और जल्दी जिस लड़की को लेलिन ने बचाया था वह दौड़कर उसके पास आई। इस समय उसका पूरा शरीर धूल मिट्टी से भरा था और वह ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी कीचड़ भरे गड्ढे से मुस्कुराया हो। दूसरी ओर चिप की गणना का चेहरा लाल हो गया और जगह डायरवुल्फ लीडर की स्थिति थी। सीटी बजने जैसी आवाज आई। लेलिन हॉर्स कैरेज पर चढ़ा की तरफ उस जगह की ओर देखा जहां मैगस ने इशारा किया जैसे कह रहा हो, वह समझ रहे हो ना? सांस खींच बैठा। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, बॉल गिरा था, भी तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। 3 मीटर लंबा चौड़ा और 2 मीटर गहरा जलता हुआ गड्ढा बन गिर जाऊं, फिर भी सुंदर प्रेम कहानियों के लिए डायरवुल्फ जलकर कोयला बन गए थे। जॉर्ज ने शहीद जैसी आवाज में कहा, भाग निकले, मानो उसे मौत का डर ही मानव शरीर रखते हुए भी तुम नहीं विनाशकारी हमला। व्हाइट रोब्स अब कार्रवाई करने वाले हैं। यही मैगस की शक्ति है। लेलिन ने आंखें घुमाई। लेलिन की आंखें उत्साह से मैदान पूरी तरह अराजकता में डूबा था। की शक्ति जायंट डायरवुल्व्स के पास इसे हर हाल में प्राप्त करना है। उन्होंने कभी भी तीनों व्हाइट रोब मागी को परेशान नहीं किया और उनके चारों ओर आदमी ने आसपास घेरा बना हुआ था। उग्र निगाहों को अनदेखा किया और वापस उन दो अन्य मागी के पास चला गया। मजबूत की गई अपनी पांचों इंद्रियों की लाश के पास से गुजरा, मागी की बातचीत सुन पा रहा था। उसने ऑरिन के कपड़ों से उन्होंने खुद भी अपनी पाउच निकाला और अपने वस्त्रों में रख लिया। क्या हम लगता है वही पाउच है जिसमें ऑरिन मैजिक क्रिस्टल्स रखता था? की मौतें बहुत बढ़ गई हैं। इससे हमारी रेटिंग गिर जाएगी। इवैल्यूएशन। एक महिला की आवाज सुनाई दी। आराम से क्रिस्टल्स, आराम से। लेलिन का दिमाग तेजी से सोचने लगा। लगता है सिर्फ 10 लोगों को कोई मिशन मिला था, इसलिए वे हम अकोलाइट्स की सुरक्षा कर रहे थे। हल्की व्यंग्यपूर्ण पुरुष आवाज आई। लगता है कि मौतों की लेकिन यह सीमा थी कि अगर वह पहुंच रही है, जल्दी करो। पार होती तो उनकी इवैल्यूएशन और रिवॉर्ड दोनों का स्टेबिलिटी मॉडल तय करना है। और शायद मैंने पहले मैजिक क्रिस्टल्स की कीमत नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये व्हाइट रोब मागी अकोलाइट्स को मरने दे रहे थे। पूरा करना लगभग असंभव है। मृत अकोलाइट्स के मैजिक क्रिस्टल्स ले सकें। सौभाग्य से आदमी जो अकोलाइट्स की संख्या डेंजर लिमिट तक पहुंच चुकी है,
इसलिए रहस्यमय का सफर सुरक्षित होना चाहिए। वे लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि वे लेलिन का चेहरा ठंडा पर नियंत्रित कर सकते हैं, तो यह है मागी की दुनिया की आंखें उस व्हाइट रोब आदमी पर टिक गईं कि इंसान निर्दयी बन जाए। तुम सब मूर्ख और नीच जानवर, ठंडापन इतना कि किसी की परवाह ही न रहे। मागी को परेशान करने की सब लोग जल्दी सामान समेटो, अब सिर्फ मौत ही तुम्हारा तुरंत यात्रा जारी रखनी होगी। मज्जरदा यहाँ खून की गंध दूसरे प्रेडेटर्स को आकर्षित करेगी। ने चांटिंग शुरू की। ब्लैक रोब नाइट कानूनों ने अपने फटे हुए बाहरी कपड़े उतार दिए, जो सीक्रेट स्किल एक्टिवेट करने के कारण फट गए थे। उसके चेहरे पर पसीना लगातार बह रहा था और नेगेटिव एनर्जी फील्ड रहा था। सुझाव की आंखों में चमक यहाँ से दूर हट जाए। लगता है चमक की लाल शब्द एक्टिवेट करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। पीछे नहीं हटा। हे वह सिर्फ व्हाइट रोब आदमी की चांटिंग को याद करने की कोशिश करता रहा। लेलिन कैरेज में चढ़ने वाला था। कॉन्टिनेंट की भाषा नहीं उसके पास आया और कोई एंशिएंट लैंग्वेज इशारा किया। काफी टंग ट्विस्टर जैसी। हॉर्स कैरेज में बेसिटा अपने पैरों को पकड़े बैठी थी। उसके कंधे पर खून के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी बहुत रोई हो। ऑरिन हमेशा बेसिटा का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डियन था। अब जब उसका पूरा ग्रुप लगभग खत्म हो चुका है, बेसिटा की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही। जॉर्ज ने लेलिन के कान में कहा और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो कह रहा हो कि यह लेलिन का मौका है। मैंने उसमें दिलचस्पी खो दी है। और वैसे भी हम इतनी खतरनाक स्थिति में हैं, क्या तुम अपने नीचे वाले हिस्से को थोड़ा नियंत्रित नहीं कर सकते? लेलिन को सच में समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने जॉर्ज के कॉलर की ओर इशारा किया। उसके कपड़ों पर किसी लड़की की लिपस्टिक के निशान थे। उसे समझ नहीं आया कि यह जानवर कब मौजमस्ती करने का समय निकाल लेता है। हे मेरे भाई, इसी तरह के खतरनाक समय में हम प्रिपैरेटरी नाइट्स अपनी ताकत दिखा सकते हैं। और लड़कियां हमेशा उस आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार करती हैं जिसने उन्हें बचाया हो। यह सबसे बुनियादी टेक्निक है। जॉर्ज ने अपने कपड़ों से हैंडकर्चिफ जैसी कोई चीज निकाली और गर्व से दिखाया। देख रहे हो? सिर्फ आज ही मैंने 3 लेडीज की गुडविल जीत ली है। हाँ। लेलिन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अपने पुराने प्लेबॉय जीवन को याद करते हुए उसने सोचा, लगता है पहले वाला लेलिन जब भी किसी लड़की को पसंद करता था तो सीधे बल प्रयोग करता था। सच में। ठीक है, अब चलने का समय है। लेलिन ने देखा कि ब्लैक रोब्ड नाइट्स एकोलाइट्स की लाशों को इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने कुछ मैजिक क्रिस्टल्स निकालकर व्हाइट रोब्ड मागी को दिए और फिर जल्दी से बात बदल दी। अध्याय 13। अराइवल। ग्रेट प्लेन्स ऑफ डेथ सच में ऐसी जगह है जिसे कोई साधारण इंसान पार नहीं कर सकता। लेलिन कैरेज में बैठा था जबकि उसका शरीर लगातार ऊपर नीचे हिल रहा था। छोटी सी खिड़की खुली हुई थी और उसमें से सूरज की सुनहरी किरण अंदर आ रही थी, जिससे कैरेज के भीतर थोड़ी जीवंतता महसूस हो रही थी। प्लेन्स डायवुल्व्स पैक के हमले को 10 दिन से भी अधिक समय बीत चुका था। इन 10 दिनों में जैसे जैसे उनका दल प्लेन्स के अंदर गहराई तक जाता गया, खतरे भी बढ़ते गए। अब जाकर लेलिन को पता चला कि प्लेन्स डायवुल्व्स तो केवल फूड चेन के सबसे निचले स्तर पर थे। उनके ऊपर भी कई अधिक चालाक और भयानक शिकारी मौजूद थे। रास्ते में लेलिन ने कई एनिमल कॉलोनीज देखी जिनकी संख्या पहले वाले डायवुल्फ पैक से कम नहीं थी। प्लेन्स डायवुल्फ्स के अलावा वहां कई मीटर ऊंचे विशाल काले पक्षियों के झुंड थे और यहां तक कि दर्जनों मीटर लंबे विशाल मॉन्स्टर्स भी थे जो सेबरटूथ टाइगर्स जैसे दिखते थे, बस उनका शरीर छोटे पहाड़ जैसा था। केवल उनकी ऑरा ही लेलिन को घुटन महसूस कराने के लिए काफी थी। सौभाग्य से अप्रेंटिसेस की मौतें शायद तय सीमा तक पहुंच चुकी थीं और व्हाइट रोब्ड मागी ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्होंने न केवल कैरेजेस पर मैजिकल डिफेंसिव अरेज लगाए, बल्कि सीधे आगे बढ़कर हमला करने वाले एनिमल ग्रुप्स को भी तितर-बितर किया। इन उपायों के कारण बड़ी संख्या में कैजुअल्टीज होने से बच गईं। सबसे खतरनाक समय तब आया जब उनका सामना उस दर्जनों मीटर लंबे मॉन्स्टर से हुआ। खुशकिस्मती से वह छोटे पहाड़ जैसा मॉन्स्टर कुछ बुद्धि रखता था और जानता था कि व्हाइट रोब्ड मागी से उलझना सही नहीं होगा। थोड़ी देर की कॉन्फ्रंटेशन के बाद वह जल्दी से चला गया और कोई हमला नहीं किया, जिससे ट्रैवलिंग पार्टी के सभी लोगों ने राहत की सांस ली। समय हो गया। लेलिन ने अपनी पॉकेट वॉच निकाली और क्लॉक हैंड को देखा। वह पहले ही 3 बजे पर पहुंच चुकी थी।
वह उठा और कैरेज का आगे वाला दरवाज़ा खोला। एक नम हवा का झोंका उसकी ओर आया, जिसमें नमक की हल्की गंध थी। वह बेहद ताज़ा और साफ महसूस हो रही थी, और लेलिन ने गहरी सांसें लीं, फिर जाकर एंजेलो के पास बैठ गया। गुड आफ्टरनून सर एंजेलो। गुड आफ्टरनून। कितने विनम्र नोबल जेंटलमैन हो। एंजेलो ने पीछे मुंह रे बिना ही हॉस्विप और रेंस लेलिन को थमा दिए। सही समय पर आए हो, मुझे थोड़ी देर आराम चाहिए। लेलिन हल्के से हंसा और हॉस्विप लेते हुए कुशलता से कैरेज चलाने लगा। एंजेलो एक तरफ झुक गया और अपनी कमर से बंधी बोतल खोली। जैसे ही उसने उसे खोला, शराब की तेज गंध फैल गई। उसने सिर झुकाकर एक बड़ा घूंट लिया और उसकी आंखें संतोष से सिकुड़ गईं। हम जल्द ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। पिछले 1 महीने से तुमने कैरेज चलाने में मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारे 2 सवालों के जवाब दूंगा। लेलिन दोनों तरफ का दृश्य देख रहा था कि तभी एंजेलो की आवाज सुनाई दी। ठीक है। लेलिन मुस्कुराया। वह खास तौर पर एंजेलो की गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहा था और यही उसका एक कारण था। तो मेरा पहला सवाल है, हमारे डेस्टिनेशन पर क्या होगा? विभिन्न मैगस अकेडमीज द्वारा लगाए गए टेम्पररी टेंट्स। वहां तुम लोग अपनी रुचि के अनुसार अकेडमी चुन सकते हो और एक और ज्यादा एक्यूरेट एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे। एंजेलो ने थोड़ा अधीर होकर जवाब दिया। ये सारी बातें महान मागी वहां पहुंचने पर समझा देंगे, अपना मौका बर्बाद मत करो। एक्यूरेट एप्टीट्यूड टेस्ट? लेलिन चौंक गया। जल्द ही उसे याद आया कि शुरुआत में विस्काउंट ने केवल उसकी मैजिक टैलेंट की पहचान की थी और फिर उसे कैरेज में भेज दिया गया था। लेकिन उसकी टैलेंट दूसरों की तुलना में कितनी अच्छी थी, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। मैगस अकेडमीज के टेम्पररी टेंट्स? यह तो मेरे पुराने संसार के स्कूल रिक्रूटमेंट्स जैसा लग रहा है। पता नहीं रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। लेलिन मन ही मन सोचने लगा। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल। आपके दिल में मैगस क्या होता है? लेलिन ने दूसरा प्रश्न पूछा। मैगस? वे विशाल शक्ति को नियंत्रित करते हैं और सत्य की खोज करते हैं। इक्विवेलेंट एक्सचेंज उनका सिद्धांत है। बच्चे, कभी यह सपना मत देखना कि तुम्हें किसी मैगस से मुफ्त लाभ मिलेगा, वरना इच्छाओं की आग अबिस से निकलकर तुम्हारी आत्मा को दंड देगी। एंजेलो का चेहरा हल्का सा कांप गया, मानो उसे कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना याद आ गई हो, और उसकी आवाज बेहद धीमी हो गई। सत्य की खोज, इक्विवेलेंट एक्सचेंज? मुझे यह पसंद आया। लेलिन के होठों पर मुस्कान उभरी। जवाब देने के बाद एंजेलो की बातचीत में रुचि खत्म हो गई। उसने शराब के 2 बड़े घूंट और लिए, फिर सिर झुकाकर आंखें बंद कर लीं। 10 मिनट बाद उसके खर्राटों की आवाज आने लगी। लेलिन सामने के दृश्य को खाली नजरों से देखता रहा। प्लेन्स बेहद सुंदर थे, लेकिन लगातार 1 महीने तक वही दृश्य देखने के बाद अब उसे उन्हें देखकर उल्टी जैसा महसूस होने लगा था। यह है। जैसे जैसे कैरेज आगे बढ़ा, दूर की हरियाली कम होती गई। उसकी जगह विशाल नीला रंग और तेज हवाओं की लहरें दिखाई देने लगीं। हम आखिरकार पहुंच गए। डेथ बीच। सोया हुआ एंजेलो आंखें खोलकर लेलिन की तरफ देखने लगा। हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे वे समुद्र के करीब पहुंचे, लेलिन की नज़र के अंत में एक छोटे शहर जैसी जगह दिखाई दी। विभिन्न आकार और रूप के असंख्य टेंट्स साथ खड़े थे और उन्होंने मिलकर एक विशाल कैंप बना लिया था। उनके आसपास लेलिन की कैरेज जैसी दर्जनों कैरेजेस खड़ी थी। और सबसे ज्यादा संख्या थी एकोलाइट्स की, जिनकी उम्र भी लगभग उनकी ही तरह 13-14 साल थी। हर का इसी के चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। लेलिन ने एक अनुमान लगाया, वहां कम से कम सैकड़ों लोग थे, जिन्होंने पूरे कैंप को भर रखा था। समय समय पर कुछ एकोलाइट्स टेंट्स के अंदर बाहर आ रहे थे और उनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन के इंटरमीडिएट स्टॉप, डेथ बीच में आपका स्वागत है। आप सभी यहां अपनी फ्यूचर एकेडमी चुनेंगे और फिर अपने टीचर्स के साथ वापस जाकर मैजिक का अभ्यास करेंगे। हॉर्स कैरेज रुक गई और 3 व्हाइट रोब्स बाहर आए। उन्होंने एकोलाइट्स को इकट्ठा किया,
फिर लीडर क्रो बोलने लगा, अब मेरे साथ कैंपग्राउंड्स में चलो और एकेडमी चुनो। याद रखो, तुम सभी एकेडमीज को देख सकते हो, लेकिन एक बार किसी एकेडमी में शामिल होने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो पीछे नहीं हट सकते। जो भी नियम तोड़ेगा उसे कैंप के गेट पर फांसी दी जाएगी। क्रो के ठंडे शब्दों ने एकोलाइट्स के दिलों में सिहरन भर दी। हा हा, क्रो, तुम लोग आज काफी देर से आए हो। एक आवाज सुनाई दी और एक मोटा आदमी कैंपग्राउंड से बाहर आया। उसने भी व्हाइट रोब पहनी हुई थी। इन प्यारे न्यूबीज को मत डराओ, रास्ते में कुछ मुश्किलें आ गई थी, क्रो ने समझाया। ठीक है न्यूबीज, अब मेरे पीछे कैंप में आओ। फैटी ने क्रो और बाकी लोगों से थोड़ी देर बात की, फिर लेलिन और बाकी लोगों की ओर मुड़कर चिल्लाया, तुम लोग मुझे जेवो कह सकते हो, सुंदर इनिया आइवरी रिंग टावर से। मुझ पर भरोसा करो, अगर एकेडमी चुननी है तो इनिया आइवरी रिंग टावर तुम्हारी सबसे अच्छी पसंद होगी। जेवो एकोलाइट्स को कैंप के अंदर ले गया। अंदर घुसते ही तरह तरह की आवाजें उनके कानों में पड़ी, जिसने लेलिन को उसके पुराने संसार के मार्केट प्लेसेस की याद दिला दी। क्रो और बाकी दो व्हाइट रोब्स शायद किसी और काम में व्यस्त थे, इसलिए वे जल्दी ही समूह छोड़कर चले गए। चारों ओर भारी चहल पहल थी, ज्यादातर उनकी ही उम्र के एकोलाइट्स की। कुछ लोग समूह बनाकर खड़े थे जबकि कुछ टेंट्स के अंदर बाहर जा रहे थे। जेवो लेलिन और बाकी लगभग 40 लोगों को कैंप ग्राउंड्स के बीच में ले गया। वहां एक विशाल शुद्ध सफेद टेंट था, जिसके बाहर अजीब फूलों जैसे पैटर्न्स बने हुए थे। वे एक साथ ऑर्नामेंट्स भी लग रहे थे और किसी राइटिंग जैसे भी। लेलिन खुद को उसे गौर से देखने से रोक नहीं पाया। आई चिप, स्कैन शुरू करो। बीप, फॉर्मिंग इमेज। आई चिप ने जानकारी भेजी, लेकिन कंस्ट्रक्टेड इमेज में व्हाइट टेंट पर कुछ भी नहीं था, मानो वे पैटर्न्स कभी मौजूद ही न रहे हों। यह कैसे हो सकता है? लेलिन अविश्वास से फिर टेंट को देखने लगा। हर गुजरते पल के साथ टेंट पर बने पैटर्न्स जीवित जैसे लग रहे थे और लगातार मुड़ते तिरछे हो रहे थे। हे, हा हा, जी। विभिन्न अजीब आवाजें लेलिन के कानों में गूंजने लगीं। आसपास की रोशनी विकृत होने लगी और लेलिन ने अपने हाथों की ओर देखा। उसकी बाहें लंबी होकर बेहद पतली दिखाई देने लगी थीं। लेलिन, तुम्हें क्या हुआ? उसी समय किसी ने उसके कंधे पर थपकी दी। लेलिन का पूरा शरीर कांप उठा और वह होश में आया। आसपास देखा तो एकोलाइट्स अभी भी फैटी जेवो की बात सुन रहे थे और सब कुछ सामान्य हो चुका था। क्या पहले वाला सच में इल्यूजन नहीं था? लेलिन डर गया। आई चिप, अभी की स्थिति रिप्रोड्यूस करो। बीप। हल्की नीली स्क्रीन उभरी और अभी की घटनाएं लगातार लेलिन की आंखों के सामने चलने लगीं। Anomaly in cerebral vessel detected, immediate inspection proposed. Anomaly detected in host condition. Staying away advised. Host body returned to normal. लगातार डेटा सामने आता गया, जिससे लेलिन समझ गया कि वह पहले कोई इल्यूजन नहीं था। फ्यू। लेलिन ने ठंडा पसीना पोंछा, उसके दिल में अभी भी डर बाकी था। मागी, क्या वे हमेशा इतने रहस्यमयी होते हैं? लेलिन, तुम्हारा चेहरा बहुत खराब लग रहा है। कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गए? जॉर्ज ने बगल से पूछा। अगर किसी ने अभी जैसा अनुभव किया हो, तो उसका चेहरा इससे बेहतर नहीं होगा। ना, कुछ नहीं। जेवो कहां तक पहुंचा? लेलिन ने जल्दी से बात बदल दी। ओह, हमें फॉर्म भरना है और एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। उसके बाद फ्री टाइम मिलेगा और हम अपनी एकेडमी खुद चुन सकेंगे। क्योंकि तुम लोग एक दिन देर से आए हो, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय बचा है। इसी दौरान तुम्हें एकेडमी चुननी होगी जहां तुम मैजिक सीखोगे, नहीं तो अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। जेवो अभी भी जोर से बोल रहा था। अब सब लोग लाइन बनाओ, एक एक करके फॉर्म लो और फिर टेस्ट के लिए अंदर जाओ। जेवो सफेद टेबल के पीछे बैठ गया और फॉर्म्स का ढेर निकालकर रख दिया। लाइन जल्दी आगे बढ़ी और जल्द ही लेलिन की बारी आ गई। इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरो,
फिर टेंट में जाओ और अंदर वाले व्यक्ति के निर्देशों का पालन करो। लेलिन ने फॉर्म लिया और पाया कि वह शीपस्किन पेपर का बना था। पूछी गई डिटेल्स बहुत कम थीं, सिर्फ नाम, उम्र, जन्मस्थान और कुछ अन्य छोटी बातें। टेबल पर रखी गूस फेदर पेन उठाकर लेलिन ने जल्दी जल्दी फॉर्म भर दिया। शीपस्किन पर हल्के लाल रंग के इंक्ड फ्लावर पैटर्न्स बेहद सुंदर लग रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़के की मेनलैंड हैंडराइटिंग इतनी अच्छी होगी। फॉर्म भरने के बाद लेलिन ने शीपस्किन उठाई और व्हाइट टेंट में प्रवेश कर गया। इधर आओ, एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। टेंट के अंदर बहुत जगह थी। वहां केवल एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत काली चेयर पर बैठी थी और एक क्रिस्टल बॉल टेबल पर रखा था। वाह! मुझे अचानक उन डिवाइनेशन विचेस की याद क्यों आ गई? हेलो! लेलिन ने विच को अभिवादन किया। फॉर्म यहां लाओ। स्पष्ट था कि विच औपचारिकताओं में विश्वास नहीं करती थी। उसकी आवाज अब भी बर्फ जैसी ठंडी थी। लेलिन, हाँ? अपने हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखो। अध्याय 14। एप्टीट्यूड टेस्ट। लेलिन ने विच के निर्देशों का पालन किया और अपने दोनों हाथ क्रिस्टल बॉल पर रख दिए। बर्फ जैसी ठंडक, कंपन, एक अजीब सी अनुभूति उसकी उंगलियों के सिरों से होकर शरीर में फैल गई। लेलिन के सिर में ऐसा दर्द होने लगा मानो कोई कांच की छड़ उसके दिमाग के अंदर घुमाई जा रही हो। जैसे ही उसका सिर दर्द शुरू हुआ, उसके सामने रखा क्रिस्टल बॉल भी हल्की चमक छोड़ने लगा। बहुत अच्छा। हाथ मत हटाना। विच पूरी एकाग्रता से क्रिस्टल बॉल को घूर रही थी। जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया, लेलिन के हाथों में मौजूद क्रिस्टल बॉल और भी चमकने लगा। नहीं, अब और नहीं। लेलिन ने दांत भींच लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग दो हिस्सों में फट रहा हो। वह अनियंत्रित होकर अपनी पकड़ ढीली करने लगा। ठीक है, तो तुम इस स्तर पर हो? विच ने सिर हिलाया। उसने गूस फेदर पेन निकाली और लेलिन के फॉर्म पर कुछ लिखने लगी। हम एकोलाइट्स की एप्टीट्यूड को 5 ग्रेड्स में बांटते हैं। पहला ग्रेड सबसे खराब और 5वां ग्रेड सबसे अच्छा होता है। तुम 3rd ग्रेड में हो, यानी मध्यम स्तर। विच ने यह कहते हुए अपनी उंगली की रिंग घुमाई और शीपस्किन पर एक अजीब निशान बना दिया, जो चमक रहा था। मेरी एग्जामिनेशन खत्म हो गई है। अब पीछे जाओ। अगला। जैसे ही एक झाइयों वाली लड़की टेंट में दाखिल हुई, लेलिन ने शीपस्किन पेपर लिया, धन्यवाद कहा और टेंट के अगले हिस्से की ओर बढ़ गया। अंदर का क्षेत्र भी पहले जितना विशाल था और बीच में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बैठा था। इस टेंट की व्यवस्था देखकर लगता है कि केवल 2 टेस्ट्स हैं। सच में बहुत सरल है। लेलिन ने सोचा और बूढ़े के सामने बैठकर फॉर्म उसे थमा दिया। 3rd ग्रेड? बुरा नहीं। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने अपनी ठुड्डी सहलाई। ठीक है। अब एलिमेंटल अफिनिटी का टेस्ट होगा। बूढ़े ने टेबल पर दस्तक दी। टेबल बीच से खुल गया और उसके केंद्र से एक काला बेसिन ऊपर उठा। यह बेसिन चिकना नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो पत्थर से बना हो और उसके अंदर मरकरी जैसा कोई लिक्विड मेटल बह रहा था। ध्यान से पानी के अंदर देखो। बूढ़े की आवाज में आदेशात्मक स्वर था। लेलिन खुद को रोक नहीं पाया और उसका पूरा ध्यान बेसिन के केंद्र पर टिक गया। लगातार देखने पर बीच की मरकरी घूमने लगी और व्हर्लपूल का रूप लेने लगी। मानो नीचे कोई मुंह खुल गया हो। अब बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? लेलिन की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। परछाइयां और एक काला व्हर्लपूल और बाहरी घेरे के पास लाल रंग के धब्बे हैं और कुछ आसपास हरे रंग की रोशनी के छोटे छोटे कण भी हैं। क्या हरा रंग बहुत ज्यादा है? बिल्कुल नहीं, बहुत कम। ठीक है। बूढ़े ने उंगलियां चटकाईं और लेलिन अचानक होश में लौट आया। मेरे साथ क्या हुआ? तुम्हारा टेस्ट खत्म हो चुका है। बूढ़ा बोला, एलिमेंटल अफिनिटीज के मामले में तुम्हारी सबसे ज्यादा अफिनिटी डार्क और शैडो एलिमेंट्स के साथ है। उसके बाद फायर एलिमेंट और प्लांट एलिमेंट के साथ भी थोड़ी अफिनिटी है। बूढ़ा तेजी से फॉर्म भरने लगा और उस पर अपनी हैंडप्रिंट लगा दी।
मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। मागी हर प्रकार की एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल उसी रास्ते पर सबसे आगे बढ़ सकते हैं जिसमें उनकी एफिनिटी सबसे अधिक हो। बूढ़े ने फॉर्म वापस लेलिन को दे दिया। ठीक है, तुम्हारा टेस्ट समाप्त हो गया है। पीछे वाले एग्जिट से बाहर जाओ और अपनी एकेडमी चुनना शुरू करो। लेलिन ने झुककर अभिवादन किया और टेंट से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने पीछे का कैनोपी उठाया, सूरज की किरणें उस पर पड़ी। आई चिप, अभी की स्थिति रिप्रोड्यूस करो। अननोन इंटरफेरेंस ने होस्ट को हिप्नोसिस स्टेट में डाल दिया था। जैसा सोचा था। लेलिन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने बेप्सी से सांस छोड़ी। अच्छा हुआ कि दूसरी तरफ वाले की कोई बुरी मंशा नहीं थी, नहीं तो उसके दिल में शक्ति की प्यास और भी बढ़ गई। हे लेलिन! जॉर्ज की आवाज उसके कानों में गूंजी। तुमने भी एप्टीट्यूड टेस्ट पूरा कर लिया? हाँ। लेलिन ने सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़ा शीपस्किन पेपर लहराया। मैंने भी पूरा कर लिया। हे। मैं, यह यंग मास्टर, 4th ग्रेड एप्टीट्यूड वाला जीनियस हूं। जॉर्ज जोर से हंसने लगा और उसके चेहरे पर बेहद घमंडी भाव थे। मैं एकोलाइट्स की ग्रेडिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या तुम विस्तार से समझा सकते हो? लेलिन ने पूछा। जॉर्ज का परिवार विस्काउंट फालियर के परिवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वह मागी से जुड़े कई रहस्य जानता था। बिल्कुल। यह तो सामान्य ज्ञान है। चाहे तुम किसी भी एकेडमी में जाओ, वहां कोई न कोई तुम्हें यह बताएगा। जॉर्ज बोला। एकोलाइट्स की एप्टीट्यूड्स को इस आधार पर रैंक किया जाता है कि उनके प्रॉपर मैगस बनने की कितनी संभावना है। इन्हें 5 ग्रेड्स में बांटा गया है। 5वां ग्रेड सबसे ऊंचा होता है, जिसमें 90% चांस होता है मैगस बनने का। 4th ग्रेड उससे थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी 50% चांस होता है। मैं, यह यंग मास्टर, इसी स्तर का जीनियस हूं। हा। मेरे पिता तो खुशी से पागल हो जाएंगे। जॉर्ज इतना उत्साहित था कि बात से भटक गया। और बाकी? जल्दी बताओ। लेलिन ने जॉर्ज के कंधे पर मुक्का मारा और उसे फिर मुद्दे पर लाया। ओह! अभी मैंने 4th ग्रेड तक बताया। उसके नीचे 3rd ग्रेड है, जिसमें मैगस बनने की 10% संभावना होती है। सेक। ओन्ड ग्रेड में सिर्फ 2 से 3% चांस होता है, और 1st ग्रेड सबसे खराब होता है, केवल 1% या शायद 0.1% चांस। वैसे भी, केवल 3rd ग्रेड और उससे ऊपर वालों के पास असली संभावना होती है। 1st और 2nd ग्रेड वाले तो लगभग पूरी जिंदगी एकोलाइट ही बने रहते हैं। तो ऐसा है। मतलब मेरा ग्रेड मध्यम स्तर का है। कोई एकेडमी मुझे रिजेक्ट तो नहीं करेगी, लेकिन मुझे बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं मानेगी। लेलिन ने अपनी स्थिति का विश्लेषण किया। एलिमेंटल अफिनिटी के बारे में? लेलिन ने फिर पूछा। एलिमेंटल अफिनिटी मैगस का भविष्य का रास्ता तय करती है। कुछ मागी लाइटनिंग मैनिपुलेट करते हैं, कुछ फायर और कुछ फ्रोस्ट तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सब अलग अलग पाथ्स हैं। हालांकि सिद्धांत रूप में मैगस हर प्रकार के एलिमेंटल स्पेल्स इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जिस एलिमेंट के साथ उसकी अफिनिटी सबसे अधिक होती है, उसी के स्पेल्स ज्यादा तेज और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगर कोई फायर एलिमेंट मैगस वाटर बेस्ड स्पेल कास्ट करना चाहे, तो उसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और स्पेल की ताकत भी बहुत कम हो जाएगी। हो सकता है कि बड़ा वाटर पूल समन करने की जगह केवल वाटर बॉल बनकर रह जाए। संक्षेप में, एलिमेंटल अफिनिटी तय करती है कि मैगस कौन सा रास्ता चुनेगा, और एप्टीट्यूड तय करती है कि वह उस रास्ते पर कितनी दूर जा सकेगा। जॉर्ज ने निष्कर्ष निकाला। आखिरी वाक्य बहुत सही है। लेकिन यह तुम्हारा नहीं लगता। लेलिन ने दोहराया। ही है। तुमने पकड़ लिया। यह एक ट्रैवलिंग मैगस के शब्द हैं। मैंने इन्हें अपने पिता के स्टडी रूम में पढ़ा था। जॉर्ज शर्माते हुए सिर खुजलाने लगा। ओह सही। आखिरकार मुझे पता चल गया कि ब्लैकरोब नाइट्स इतने ठंडे और दूर दूर क्यों रहते थे। जॉर्ज को कुछ याद आया और वह उत्साह से बताने लगा। मैगस की ताकत, चाहे वह सिर्फ एकोलाइट ही क्यों न हो,
ऐसी होती है जिसे नाइट झेल नहीं सकता। इसलिए क्या तुम्हें नहीं लगा कि हमारी यात्रा के दौरान ब्लैक रोब्स का व्यवहार थोड़ा अजीब था? वास्तव में कुछ अजीब था। लेलिन ने सिर हिलाया। क्या उनका कोई बैकग्राउंड था? नहीं, नहीं, नहीं। जॉर्ज ने सिर हिलाया। मेरे प्रिय भाई, तुम पूरी तरह गलत दिशा में सोच रहे हो। वे ब्लैक रोब्ड नाइट्स वास्तव में किसी मैगस के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। एक्सपेरिमेंट? लेलिन की आंखें फैल गईं। उसकी पुरानी दुनिया में लाइव एक्सपेरिमेंट्स विज्ञान के लिए टबू माने जाते थे, और अगर कहीं होते भी थे तो गुप्त रूप से। लेकिन यहां उन्हें इतनी खुली तरह किया जा रहा था। एक्सपेरिमेंट के दौरान इन एक्सपेरिमेंट सैंपल्स को अत्यधिक रेडिएशन मिली थी और वे कुछ वर्षों से ज्यादा नहीं जी सकते थे। इसलिए उन्हें डिस्पोजेबल समझकर हम जैसे एकोलाइट्स की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया। तो यह वजह थी? लेलिन को एंजेलो का पीला चेहरा याद आया और उसने चुपचाप सिर हिला दिया। पहले A.I चिप ने रेडिएशन डिटेक्ट की थी, लेकिन व्हाइट रोब मागी के शरीरों में रेडिएशन उससे 100 गुना अधिक थी, इसलिए लेलिन ने सोचा था कि उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। हम भविष्य के मागी हैं, कम से कम एकोलाइट्स तो बनेंगे ही। कौन सा नाइट नहीं चाहेगा कि वह हमारे आगे झुके और भविष्य में हमारी सेवा करे? केवल वे लोग हमें गंभीरता से नहीं लेते जिनके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हों। जॉर्ज ने थोड़े अफसोस से कहा। उसके चेहरे पर असंतोष था। लगता था कि बड़ी नोबल फैमिली का उत्तराधिकारी होने के नाते वह ब्लैक रोब्स के रूखे व्यवहार से नाखुश था। मैंने सुना है कि पश्चिम से आने वाले लोगों को यात्रा के दौरान नाइट्स ने यंग मास्टर्स की तरह रखा था, और उनमें से कुछ तो उनके साथ सोए भी थे। जॉर्ज का असंतोष पल भर में अश्लील मुस्कान में बदल गया। उनके साथ सोए भी थे? लेलिन थोड़ा चौकन्ना हुआ। क्या फीमेल नाइट्स भी होती हैं? बिल्कुल। हालांकि फीमेल नाइट्स आमतौर पर काफी मस्कुलर होती हैं, लेकिन कुछ ने खास टेक्निक्स सीखी होती हैं, इसलिए वे अभी भी काफी आकर्षक दिखती हैं। और फीमेल नाइट की स्टैमिना भी काफी अच्छी होती है और वे हर तरह की हरकतें सह सकती हैं। खासकर इंटरकॉर्स के दौरान, जब उनकी टोन थाइस तुम्हें जकड़ लेती हैं। वह एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस समय जॉर्ज पूरी तरह वासना से भरे सुअर जैसा लग रहा था। लेलिन को अपनी पुरानी यादें याद आईं। पहले वाला लेलिन भी प्लेबॉय था, लेकिन स्पष्ट रूप से वह जॉर्ज जैसा नहीं था जो इतने बड़े नोबल फैमिली से आता था। इसलिए उसने कभी किसी सुंदर फीमेल नाइट को छुआ तक नहीं था। विस्काउंट के अधीन भी कुछ फीमेल नाइट्स थीं, लेकिन उनकी उभरी हुई मांसपेशियां देखकर लेलिन को घिन महसूस होती थी। सिर हिलाकर उसने इस विषय पर और बात न करने का फैसला किया। अब मैं समझ गया। चलो एकेडमी चुनते हैं। यह मेरे पिता पहले ही मेरे लिए एकेडमी चुन चुके हैं। मैं एनिया आइवरी रिंग टावर में जाऊंगा। मेरे परिवार का वहां के एक सीनियर मागी से संबंध है। तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं आते? जॉर्ज ने निमंत्रण दिया। लेलिन थोड़ा आकर्षित हुआ, लेकिन अपनी गर्दन की रिंग को देखकर फिर झिझक गया। पहले उस मैगस ने कभी नहीं बताया कि यह रिंग मुझे किस एकेडमी में मदद करेगी। क्या पता यह मदद की जगह बंधन बन जाए। नहीं, मैं थोड़ा घूमकर बाकी एकेडमीज भी देखना चाहता हूं। लेलिन ने विनम्रता से मना कर दिया। ठीक है, मैं प्रोसीजर्स पूरे करने जा रहा हूं। तुम एनिया आइवरी रिंग टावर के क्षेत्र में आकर मुझे ढूंढ लेना। जॉर्ज ने हाथ हिलाया और भीड़ में गायब हो गया। मुझे कहां जाना चाहिए? छोड़ो, पहले एकेडमीज देखता हूं। लेलिन कैंप में बिना किसी दिशा के घूमने लगा। उसने तरह तरह के अजीब आकार वाले टेंट्स देखे। कुछ विशाल मशरूम जैसे थे, जिनके बीच में फैन शेप्ड डोर था। कुछ ऐसे लग रहे थे मानो किसी सींग वाले डेविल की खोपड़ी से बनाए गए हों, जहां एकोलाइट्स उस डेविल के डरावने मुंह से अंदर जा रहे थे जैसे किसी हॉन्टेड हाउस में प्रवेश कर रहे हों। और इन अलग अलग बिल्ड इंग्स के सामने वर्ड्स लिखे हुए थे। यह मेनलैंड की भाषा है। अच्छा है। लेलिन ने एकेडमी नेम्स पढ़े और उन्हें याद करने लगा। एनिया आइवरी रिंग टावर, मर्सिफ्यूरा एकेडमी, वेटलैंड गार्डन्स। अध्याय 15। एकोलाइट्स।
विभिन्न अकेडमी के नामों के नीचे उनके स्पेशलाइजेशन एरियाज और प्रसिद्ध मागी की जानकारी दी गई थी ताकि acolytes अपनी पसंद से अकेडमी चुन सकें। ये सब इसलिए है ताकि हम अपनी एलिमेंटल अफिनिटीज के अनुसार अकेडमी चुन सकें। लेलिन ने सिर हिलाया। मेरी शैडो और डार्क एलिमेंट्स के साथ अफिनिटी सबसे अधिक है। फायर दूसरे स्थान पर है और प्लांट एलिमेंट सबसे कमजोर है, जब तक कि मैं पूरी जिंदगी केवल acolyte बनकर नहीं रहना चाहता। और लेलिन ने अपनी गर्दन में लटकी मैगस रिंग उतारी। A.I चिप रिंग पर बने पैटर्न स्कैन करो और उनकी तुलना उन अकेडमीज की इमेजेस से करो जिन्हें मैं पहले देख चुका हूं। बीप। मिशन इनिशियलाइजिंग, बिगिनिंग टू स्कैन। स्कैन कंप्लीट, कंपेयरिंग विद डाटाबेस। कंपैरिजन कंप्लीटेड। सिमिलैरिटी लेवल, Abyssal Bone Forest Academy 67.3%, Mersifura Academy 54.4%, Sage Gotham's Hut 23.1%. तो इन 3 अकेडमीज की संभावना सबसे अधिक है। लेलिन ने अपनी ठुड्डी सहलाई। विभिन्न अकेडमीज की इंट्रोडक्शंस के अनुसार मुझे याद है कि मर्सिफ्यूरा अकेडमी फायर और प्लांट एलिमेंट्स तथा मैजिक आर्टिफैक्ट्स बनाने में विशेषज्ञ है। सेज गौतम्स हट भी शैडो और डार्क एलिमेंट मागी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। लगता है कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकेडमी ही सबसे अच्छा विकल्प है। वे डार्क एलिमेंट में विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं और सोल्स के रिसर्च में भी अग्रणी हैं। लेकिन यह एबिसल बोन फॉरेस्ट अकेडमी, इसका नाम तो मेरी पिछली दुनिया के किसी कल्ट जैसा लग रहा है। लगता है कि शैडो और डार्क एलिमेंट अफिनिटी वाले मेरे जैसे लोग कभी लाइट के करीब नहीं जा सकते। कुछ देर सोचने के बाद भी लेलिन ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, उसे वहां जाकर देखना चाहिए। कम से कम किसी अकेडमी को केवल उसके नाम की वजह से ठुकराना ठीक नहीं होगा। मुझे याद है कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकेडमी का रिक्रूटिंग एरिया कैंप के ईस्ट साइड में है। लेलिन लगभग 10 मिनट तक चला और अंततः एक ऐसे टेंट तक पहुंचा जो अनगिनत सफेद हड्डियों से बना हुआ था। ऊपर लिखे शब्द थे, एबिसल बोन फॉरेस्ट अकेडमी वेलकम्स यू। ये बड़े बड़े शब्द लाल रंग में लिखे थे और उनसे खून टपकता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस दृश्य ने आसपास के कई acolytes का डरा दिया था। यह देखकर लेलिन पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। इतना डरावना दृश्य बनाने की क्या जरूरत थी? लोगों को डराने के लिए? कम से कम कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के बाद ऐसा करते। नहीं तो सारे acolytes डरकर भाग जाएंगे। लेलिन ने सिर हिलाया और हड्डियों वाले टेंट के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, खून की गंध से भरी ठंडी हवा ने उसे घेर लिया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे, इतनी देर बाद आखिर कोई आया। कौन है? कौन बोल रहा है? लेलिन चौंक गया। माफ कीजिए, आप मेरे हाथ पर पैर रखे हुए हैं। आवाज लेलिन के पैरों के नीचे से आई, जिससे वह डरकर उछल पड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके जूते एक सूखे हुए हाथ पर रखे थे। लेलिन तुरंत पीछे हट गया। माफ कीजिए, सर। कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप थोड़ा हट सकते हैं? अब आप मेरी दाहिनी टांग पर पैर रखे हुए हैं। लेलिन ने देखा कि टेंट का फर्श समतल नहीं था। वहां जगह जगह सूखी हड्डियां बिखरी हुई थीं और वह अनजाने में उन पर पैर रख चुका था। जैसे ही लेलिन पीछे हटा, हाथों और पैरों की सूखी हड्डियां जुड़कर एक स्केलेटल फिगर बनाने लगीं। ध्यान से देखने पर उस स्केलेटन की हड्डियों पर पतली त्वचा की परत थी और उसकी आंखों की जगह 2 हल्की हरी रोशनियां झिलमिला रही थीं। दृश्य बेहद डरावना था। मुझे माफ कीजिए, सर। लेलिन ने निगलते हुए जल्दी से माफी मांगी। कोई बात नहीं। सफेद हड्डियों वाले दांत खड़खड़ाए और मानव जैसी आवाज निकली। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं शैडो और डार्क एलिमेंट्स का प्रोफेसर हूं। तुम मुझे डोरॉट कह सकते हो। सबसे सम्मानित सर डोरॉट, आपको प्रणाम। लेलिन ने फिर झुककर अभिवादन किया। तुम यहां आए हो, इसका मतलब तुम एबिसल बोन फॉरेस्ट अकेडमी में प्रवेश लेना चाहते हो? सफेद हड्डियों वाले डोरॉट ने न जाने कहां से एक ब्लैक रोब निकाली और अपने शरीर को उसमें ढक लिया, जिससे लेलिन को थोड़ी राहत मिली। उससे पहले मैं एबिसल बोन फॉरेस्ट अकेडमी के रूल्स देखना चाहता हूं। ठीक है।
डोरॉट ने पीछे से धूल भरी शीपस्किन पेपर निकाली और लेलिन को थमा दी। प्राचीन अग्रीमेंट के अनुसार एबिसल बोन फॉरेस्ट एकेडमी चुनने के बाद तुम्हें बेसिक लेसन्स, एक सेट ऑफ एलिमेंट्री मेडिटेशन टेक्निक्स, 5 साल तक रहने, खाने और लॉजिंग की सुविधा मुफ्त मिलेगी। साथ ही तुम मैजिक क्रिस्टल्स देकर प्रोफेसर्स से नॉलेज एक्सचेंज भी कर सकते हो। जब डोरॉट लगातार बोल रहा था, लेलिन तेजी से पढ़ते हुए A.I चिप द्वारा दी जा रही जानकारी से तुलना कर रहा था। उसे पता चला कि डोरॉट जो कुछ कह रहा था, वही सब शीपस्किन पेपर पर लिखा था। मूलभूत सुविधाओं के मामले में विभिन्न अकेडमीज लगभग समान थी। A.I चिप की फीडबैक यह भी बता रही थी कि हालांकि वह सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह स्कैन नहीं कर पा रहा था, लेकिन डोरॉट से अनजाने में निकलने वाली फ्लक्चुएटिंग रेडिएशन यह दिखा रही थी कि उसकी शक्ति ट्रैवलिंग पार्टी के 3 व्हाइट रोब्स से भी अधिक थी। इससे लेलिन चौंक गया। मैं बेसिक टर्म्स समझ चुका हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि अब इसेलबोर्न फॉरेस्ट एकेडमी में प्रवेश के लिए कितनी पेमेंट चाहिए? 13 मैजिक क्रिस्टल्स या उसके बराबर मूल्य की कोई वस्तु, डोरॉट ने कहा। मैं इस वस्तु से एक्सचेंज करूंगा। लेलिन ने निर्णय लेते हुए अपनी गर्दन में लटकी मैगस रिंग उतार ली। तुम्हारे पास एक दिलचस्प टॉय है। डोरॉट की आंखों की हरी फ्लेम्स चमक उठीं। उसकी हड्डियों वाली सफेद हथेली ने रिंग उठाई और वह मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी वस्तु से उसे जांचने लगा। एमएन, वास्तव में काफी दिलचस्प है। इन पैटर्न्स को देखे हुए बहुत समय हो गया। यह एक लो ग्रेड मैजिक आर्टिफैक्ट है। लगता है कि यह हमारी एबिसल बोन फॉरेस्ट एकेडमी में बनाया गया था। इसमें हेस्टनिंग स्पेल फॉर्मेशन की कार्व्ड इंस्क्रिप्शन है, लेकिन यह टूटा हुआ है। इसकी कीमत 15 मैजिक क्रिस्टल्स है। अब, न्यूबी, क्या तुम अपनी स्कूल फीस के बदले इस रिंग को मॉर्गेज करना चाहते हो? यदि निर्णय ले लिया है तो हमारे एबिसल बोन फॉरेस्ट एकेडमी के एंशिएंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। डोरॉट ने जानबूझकर भारी स्वर में कहा। मैं स्वीकार करता हूं। लेलिन की आवाज दृढ़ थी। बहुत अच्छा। मैं घोषणा करता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। डोरॉट बोला, अपना फॉर्म मुझे दो। लेलिन का फॉर्म लेकर डोरॉट हंसा। शैडो और डार्क एलिमेंट एफिनिटी, इसलिए तुमने हमारी एकेडमी चुनी। इस डेथ बीच में हम सबसे श्रेष्ठ हैं। चूंकि तुमने फीस से अधिक मूल्य की वस्तु दी है, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हें स्वीकार कर लिया गया है और तुम्हें एंट्री टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कार्ड लो। वापस जाकर आराम करो। कल हम स्कूल की यात्रा शुरू करेंगे। डोरॉट ने मेटल कार्ड जैसी कोई वस्तु निकाली। लेलिन ने उसे लिया और देखा कि उस पर 9 लिखा हुआ था। बस इतना ही? क्या हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना? लेलिन ने सहजता से पूछा। हाँ, कभी किसी ने मैगस को धोखा देने की हिम्मत नहीं की। डोरॉट व्यंग्य से हंसा, जिससे लेलिन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो मैं अब चलता हूं, सर। लेलिन ने झुककर अभिवादन किया और टेंट से बाहर निकल गया। फिर वह एबिसल बोन फॉरेस्ट एकेडमी टेंट के पीछे वाले क्षेत्र में पहुंचा। इन एकेडमीज के रिक्रूटमेंट एरिया के पीछे लकड़ी के हट्स की कतारें बनी हुई थीं। उनके बीच लड़के और लड़कियां अंदर बाहर जा रहे थे। लगता था कि ये अकोलाइट्स के टेम्पररी रेसिडेंसेस थे। हे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम नए हो? क्रीक। 6 नंबर वाले वुडन डोर खुला और लाल बालों व नीली आंखों वाला एक एकोलाइट बाहर आया। हाय, मैं लेलिन हूं। लेलिन मुस्कुराया। हाँ, मैं बिरट हूं। और जहां तक मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात है, दूसरे कॉन्टिनेंट पर उसका कोई उपयोग नहीं। बिरट काफी मिलनसार लग रहा था। आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूं। बिरट लेलिन को फैंग शेप्ड हट्स की ओर ले गया। दोस्तों, हमारे पास नया कंपेनियन आया है। कई अकोलाइट्स अपने हट्स से बाहर आए और इकट्ठा हो गए। लेलिन ने गिना, कुल 7 या 8 लोग थे। गुड आफ्टरनून। मैं लैंस एम्पायर का कलीवेर हूं, एक 4th ग्रेड एकोलाइट। नेतृत्व वाले अंदाज का एक लड़का आगे बढ़ा और अपना परिचय दिया। लगता है तुम काफी देर से आए हो। कलीवेर बोला। रास्ते में ग्रेट प्लेन्स ऑफ डेथ में कुछ परेशानियां हो गई थीं।
लीलिन ने अस्पष्ट रूप से कहा। वह ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता था। ग्रेट प्लेन्स ऑफ डेथ? वह वास्तव में बहुत खतरनाक जगह है। कलीवेर ने पीछे मौजूद एकोलाइट्स की ओर देखा। मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूं। यह बिरट है, जिससे तुम पहले मिल चुके हो। यह हैंकक है, एक 3rd ग्रेड एकोलाइट। एक भारी भरकम कोकेशन लड़का शर्माते हुए सिर खुजलाने लगा। वह सीधा सादा और ईमानदार लग रहा था। यह रेनर है, एक 4th ग्रेड एकोलाइट। वह छोटा और दुबला लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। यह गुरिचा है, एक 2nd ग्रेड एकोलाइट। और वहां न्यस्सा और डोडोरिया हैं, दोनों 1st ग्रेड एकोलाइट्स। हालांकि कलीवेर ने अपने भाव छिपाने की कोशिश की, लेकिन लीलिन फिर भी उसकी आवाज में तिरस्कार महसूस कर सकता था। 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड एकोलाइट्स लगभग पूरी जिंदगी केवल एकोलाइट्स ही बने रहते थे, इसलिए कोई उन्हें महत्व नहीं देता था। तुम कैसे हो? गुरिचा ने जबरन मुस्कान बनाकर अभिवादन किया। न्यस्सा और डोडोरिया दोनों छोटी लड़कियां थीं और उनके गालों पर अभी भी बेबी फैट था। वे सिर झुकाए खड़ी थीं। वह कौन है? लीलिन ने होंठ सिकोड़ते हुए पूछा। उनके छोटे समूह के किनारे एक काले कपड़ों में लड़का खड़ा था। उसका चेहरा पीला था और वह बाकी लोगों से अलग थलग तथा घमंडी लग रहा था। वह जेदन है। इस सेमेस्टर का जीनियस, एक 5th ग्रेड एकोलाइट। उसका मैगस बनना तो केवल समय की बात है। कलीवेर का चेहरा और खराब हो गया। उसकी आवाज में कड़वाहट साफ झलक रही थी। वाह, 5th ग्रेड एकोलाइट। उसके मैगस बनने की 90% संभावना है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है। लीलिन ने ठंडी सांस ली और जेदन को कुछ और देर तक देखने लगा। HMPH। जैसे ही जेदन ने महसूस किया कि लोग उसे देख रहे हैं, उसने ठंडी आवाज निकाली और अपने वुडन हट में चला गया। उसका हट स्पष्ट रूप से बाकी से बड़ा और अधिक शानदार था। एक 5th ग्रेड एकोलाइट होने के नाते उसे सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। कौन जाने, शायद कुछ प्रोफेसर्स पहले से ही उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हों। कलीवेर का चेहरा और कड़वा हो गया। लीलिन ने महसूस किया कि यह एकोलाइट्स का समूह कई क्लीक्स में बंटा हुआ था। 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड एकोलाइट्स लोअर ग्रेड्स वालों से खुद को श्रेष्ठ समझते थे, लेकिन जेदन जैसे 5th ग्रेड एकोलाइट से खुद को कमतर मानते थे। जहां तक गुरिचा जैसे लोएस्ट ग्रेड एकोलाइट्स का सवाल था, वे बेचारे आपस में ही साथ रहते थे। और फिर जेदन था, जो इन दोनों ग्रुप्स से अलग थलग था। हेलो एवरीवन, मैं लीलिन हूं और मेरी एप्टीट्यूड 3rd ग्रेड है। लीलिन ने कहा। वेलकम। कलीवेर मुस्कुराया, जबकि गुरिचा और दोनों लड़कियां थोड़ी हीन भावना के साथ उसे ग्रीट करके वापस अपने हट्स में चली गईं। तो चलो दोस्तों, आज एपिसोड को यही खत्म करते हमारे आगे आने वाले एपिसोड का इंतजार करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे।